साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कंपटीशन कम्युनिटी की इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आप हमारे साथ क्या पढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है उसके यूनिट 10 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इकाई जो 10 का सिलेबस है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। उसमें आप जानते हैं कि बहुत सारे आयोग के बारे में चर्चा की गई है। हम उसी कड़ी में आज क्या देखेंगे, आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग तथा साथ में मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में क्या उपबंध हैं उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम पढ़ना शुरू करते हैं और देखते हैं क्या बात की गई है। राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग कहता है कि जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है ये एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। अब इसकी क्या पृष्ठभूमि रही, इसका क्या अब संवैधानिक प्रावधान है। अगर ये संवैधानिक निकाय है और आप संवैधानिक निकाय से आशय जानते हैं कि इसका जब संवैधानिक निकाय वह निकाय होगा जिसका वर्णन भारतीय संविधान के किसी विशेष भाग या किसी विशेष अनुच्छेद, किसी विशेष आर्टिकल में वर्णन किया गया हो। अब हम इसके बारे में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे और फिर हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसका क्या प्रावधान है। आइए क्या उसकी व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम इसकी पृष्ठभूमि के बारे में अगर चर्चा करें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की क्या पृष्ठभूमि रही, तो हम सबसे पहले उद्देश्य की बात करें, क्योंकि अगर कोई भी आयोग साथियों गठित होता है तो आप जानते हैं उसका कुछ न कुछ उद्देश्य है। किसी उद्देश्य को लेकर के वो आगे बढ़ रहा है। तो जो हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो हमारा राष्ट्रीय अदर बैकवर्ड क्लास का जो आयोग गठित हुआ, उसका उद्देश्य क्या था? सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम किसका था? इस उद्देश्य को लेकर के गठित हुआ हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। जो हमारे बैकवर्ड क्लास के भाई बहन हैं, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे ऐसे समुदाय हैं, उनके अधिकारों का रक्षा हो सके, उनके अधिकारों का हित हो सके, उनका हित हो सके तथा उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए क्या किया गया? इसके लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। उसका क्या पहले पृष्ठभूमि रही, क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही, कैसे-कैसे होते हुए और फिर संवैधानिक आयोग कब बना, इसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 340 में राष्ट्रपति अदर बैकवर्ड क्लास जाति से संबंधित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है, इसके बारे में संविधान में बात की गई है। और हुआ क्या, 1953 में राष्ट्रपति जी के द्वारा काका कालेलकर की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। उसके बाद 1979 में बीपी मंडल जी, 1978-79 के आसपास का इनका कार्यकाल था। बीपी मंडल 6 सदस्यीय आयोग गठित किया गया और मंडल आयोग ने जाति आधारित आरक्षण 3 आधार बताए। उन्होंने क्या-क्या आधार बताए? अगर आरक्षण देना है किसको? अदर बैकवर्ड क्लास ओबीसी को, तो उन्होंने कहा सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक ये 3 ऐसे पहलू हैं, इन 3 पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इनके लिए प्रावधान किए जाने चाहिए। क्योंकि समाज में भी आज ऐसे हमारे वर्ग हैं, ऐसे समूह हैं जिनको वो महत्व नहीं है, वो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। ऐसे भी वर्ग हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और शैक्षणिक रूप से शिक्षा से भी वो वंचित हैं। इन 3 आयामों के तहत, इन 3 जो हमारे आयाम हो सकते हैं, इनके तहत क्या किया जाएगा? अदर बैकवर्ड क्लास को आरक्षण की बात किसने की? तो वो बीपी मंडल साहब ने की। अति पिछड़ों के लिए इन्होंने कहा कि जो अति पिछड़े हैं उनको 27% आरक्षण देने का काम किया जाना चाहिए। 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम गठित हुआ। जब ये दोनों आयोग गठित हुए, चाहे काका कालेलकर की बात करें, चाहे बीपी मंडल की बात करें, जब इन आयोगों का गठन हुआ उसके बाद क्या हुआ? 1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम गठित हुआ और इसके तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया 1993 का जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम गठित हुआ। उसके बाद क्या हुआ? 2018 में 102वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें एक अलग से आर्टिकल जोड़ा गया और वो आर्टिकल क्या था? तो वो आर्टिकल भाग 16 का 338 बी, 338 खा, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, इसका एक अलग से प्रावधान किया गया और इसके तहत एक संवैधानिक दर्जा देकर के क्या किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो आप बताएंगे कि 102वां संविधान संशोधन जो कब हुआ? 2018 में। इसके तहत क्या किया गया? हमारा जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा देने का काम
किया गया। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या है इसके बारे में। अगर इसकी गठन और संरचना की हम बात करें कि अगर आयोग का गठन हुआ है तो उसका गठन कैसे हुआ, उसकी वर्तमान में क्या संरचना है, इसके बारे में हम देखते हैं। गठन इसका हुआ अनुच्छेद 338 बी, अनुच्छेद 338 खा के तहत। ये एक प्रकार का स्वतंत्र, संवैधानिक और बहुसदस्यीय निकाय है। स्वतंत्र निकाय से आप जानते हैं कि इस निकाय में किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप नहीं है। उसके बाद संवैधानिक, संवैधानिक होने से तात्पर्य मैंने इसके पहले चर्चा कर ही ली है, और हम इतने अभी तक जो भी आयोग पढ़े उससे तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि संवैधानिक आयोग होने का आशय क्या है। संवैधानिक आयोग से तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल 20 जो है, जो खा है, उसमें इसका वर्णन किया गया है। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। जब ये बहुसदस्यीय निकाय है तो आप ये जानते हैं कि ये इसमें एक से अधिक लोग काम करते हैं। इस प्रकार ये एक प्रकार का स्वतंत्र, संवैधानिक एवं बहुसदस्यीय निकाय है। अगर हम इसकी संरचना के बारे में देखें, आयोग की संरचना के बारे में देखें तो आयोग की संरचना क्या है। आयोग में एक अध्यक्ष होगा। अध्यक्ष जो होता है वो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त व्यक्ति होता है। एक उपाध्यक्ष, वो केंद्रीय राज्य मंत्री का दर्जा मिलेगा। जो उपाध्यक्ष होगा आयोग में, उसको कैसा दर्जा प्रदान होगा, तो केंद्रीय राज्य मंत्री का। आप जानते हैं कि हमारा जो मंत्रिमंडल है, हमारा मंत्रिपरिषद है, उसमें क्या होता है, 3 कैटेगरी में मंत्री होते हैं। एक होते हैं कैबिनेट मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री, एक होते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। हालांकि हम इसको जब संविधान के टॉपिक पढ़ेंगे, उस समय जब हम संसद के बारे में चर्चा करेंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे। और जो 3 अन्य सदस्य हैं उनको भारत सरकार के सचिव के समान दर्जा प्राप्त है। अब हम आगे देखते हैं। अनुच्छेद 338 का खा का जो सब आर्टिकल, जो 338 बी है, उसका सब आर्टिकल 3 है, वो ये कहता है कि ये जो नियुक्त होंगे, इनकी नियुक्ति चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, चाहे 3 अन्य सदस्य हो, इनके नियुक्ति करने का काम कौन करेगा, तो नियुक्ति इनके राष्ट्रपति जी करते हैं। इनकी सेवा शर्तें, पदावधि, इनकी भी निर्धारण का काम राष्ट्रपति जी का है। और वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं, आप यहाँ देखें कि वो आर्टिकल 338 बी का सब आर्टिकल 3 के तहत। कार्यकाल, कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र भी होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज है, एक शर्त है कि ये 2 बार से ज्यादा के लिए नियुक्त नहीं होंगे। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि आज अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष, सदस्य या उपाध्यक्ष है, वो एक बार और अपने कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जा सकता है। इस तरह कुल मिला के 2 बार ही नियुक्ति होगी, 2 बार से ज्यादा की नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कार्य। आयोग जिस उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ा था, वो किन किन कार्यों को करके अपने टारगेट को प्राप्त कर सकता है, उसके बारे में, आयोग के क्या क्या काम है, आयोग कौन कौन से कार्य करता है, उसके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 338 खा, 338 बी का सब आर्टिकल 5 जो है, वो कहता है कि पिछड़े वर्गों की संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों के अनुसंधान एवं कार्य संचालन का मूल्यांकन। जो भी पिछड़े वर्गों से संबंधित विषय हैं, उनको क्या करता है, उनकी संवैधानिक जो भी अधिकार दिए गए हैं, चाहे संविधान में पिछड़े वर्गों को जो अधिकार हैं, चाहे वैधानिक रूप से किसी कानून और नियम के तहत बनाए गए अधिकार हों, उनका संबंधित मामलों में अनुसंधान करना, उनके नए तरीके से अनुसंधान करके उन मामलों का संचालन करना तथा उनका मूल्यांकन करता कि वो चीजें कितनी फायदेमंद हैं, हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग से जो भी अधिकार हैं वो क्या उनको मिल पा रहा है कि नहीं। और हम देखें अधिकारों की वंचना, आप जान गए हैं कि अगर कार्य से आपको पूछे एग्जाम में कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का किस कार्य, किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, तो आप बताएंगे कि अनुच्छेद 338 का सब आर्टिकल बी का जो सब आर्टिकल 5 है, उसमें इनके कार्यों के बारे में बात की गई है। अब हम देखते हैं अधिकारों की वंचना तथा सुरक्षा से संबंधित शिकायतों की जांच और अनुसंधान करना। किसी प्रकार के इनके अधिकारों का हनन होता है, इनको वो अधिकार प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो क्या करेगा आयोग, आयोग उनमें संबंधित शिकायतों की जांच करेगा तथा ये खोज करेगा कि क्या वास्तव में ये बात सही है, इनको इनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। फिर उसके लिए वो उचित पहल करेगा और उन अधिकारों को मिल सके इनको, ऐसे प्रावधान सुनिश्चित करेगा। पिछड़े वर्गों से संबंधित योजना निर्माण में भाग लेना, पिछड़े वर्गों से संबंधित चाहे वो संवैधानिक प्रावधान के तहत कोई योजना गठित की जा रही हो, चाहे किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी ऐसी योजना का गठन किया जा रहा है जिससे
किसको प्रभावित कर सकता है वो? ओबीसी वर्ग को प्रभावित कर सकता है। तो उस योजना के निर्माण में भाग लेना, वहाँ परामर्श देना तथा विकास की उसकी क्या गति है, जो योजना बनी है हमारे पिछड़े वर्ग के भाई-बहनों के लिए, तो क्या उनको मिल पा रही है? उसका विकास कहाँ तक है, वो कहाँ तक क्रियान्वयन हो पा रहा है, उसके बारे में भी नज़र रखेगा आयोग। वो इसके कार्य हैं। पिछड़े वर्गों के हितों से संबंधित रिपोर्ट समय-समय पर राष्ट्रपति को देगा। पिछड़े वर्गों से संबंधित जो भी आयोग की रिपोर्ट होगी, उसको समय-समय पर आयोग राष्ट्रपति जी को सौंपेगा। और जो ओबीसी वर्ग के विकास के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए केंद्र अथवा राज्यों को अनुशंसाएँ करेगा, अपने परामर्श देगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अन्य विचारणीय विषय क्या हैं इसके अंतर्गत। असमानता की जांच करना, ओबीसी वर्ग की जो सूची है उसमें किसी प्रकार की अगर असमानता है, किसी प्रकार का उसमें विसंगति है, उसके बारे में भी चर्चा करने का, उसके बारे में भी उचित प्रावधान करने का काम किसका है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का। मापदंडों का निर्धारण करना, किन मापदंडों के तहत ओबीसी वर्ग में जातियों को शामिल किया जाएगा, किन मापदंडों के तहत किसी भी जाति वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा, इन सबके मामलों की भी वैधानिक तरीके से आवश्यक तंत्र और मापदंडों के निर्धारण का काम किसका है? ओबीसी आयोग का है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का है। अब हम देखें वर्गीकरण, समुदाय या उपजातियों की पहचान करना। इसमें अगर किसी प्रकार का समुदाय है और उसकी उपजातियां हैं, उन सब में वर्गीकरण का काम करने का काम भी आयोग करता है। मौजूदा त्रुटियों को समाप्त करना, ओबीसी की केंद्रीय सूची में ओबीसी वर्ग की जो केंद्रीय सूची है उसमें किसी प्रकार की अगर त्रुटियां हैं तो उनमें सुधार करने का काम भी आयोग का है। कुल मिला के आयोग के कार्य का अगर हम सार देखें कि क्या है, तो वो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके अधिकारों का बेहतर सुनिश्चित करना, बेहतर क्रियान्वयन हो सके और उनको उसका फायदा मिल सके, इसके बारे में ये कार्य करता है हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अब हम आगे देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रतिवेदन या रिपोर्ट, अगर ये वार्षिक काम करता है, वर्ष भर काम करता है, तो ये अपना प्रतिवेदन और अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा, किसे देगा, उसके बारे में बात की गई है। तो अनुच्छेद 338 खा का सब आर्टिकल 5 का जो घ है, उसमें ये कहा गया है कि ये जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन है, वार्षिक रिपोर्ट है, वो राष्ट्रपति जी को सौंपेगा। आयोग जो अपना वार्षिक प्रतिवेदन है, वार्षिक रिपोर्ट है, वो किसको देगा? वो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को देगा। अब हम देखें अनुच्छेद 338 खा का सब आर्टिकल 6 ये कहता है कि राष्ट्रपति रिपोर्ट को क्या करेगा? संसद में रखवाएगा और संसद में रिपोर्ट को रखवाते समय वो ये सुनिश्चित करेगा कि जो वर्ष भर में आयोग ने सिफारिशें की थी, क्या उन सिफारिशों को माना गया? अगर नहीं माना गया तो किन कारणों की वजह से नहीं माना गया? उन कारणों सहित आयोग को वो रिपोर्ट जब राष्ट्रपति जी को देगा तो राष्ट्रपति जी संबंधित सदन में रखवाएंगे, संसद के सदन में रखवाएंगे। अब किसी राज्य से संबंधित विषय है, अगर किसी राज्य से संबंधित अगर विषय है तो उसको क्या करेंगे? राष्ट्रपति जी संबंधित राज्यपाल को देंगे और उस राज्य का जो राज्यपाल है वो विधानमंडल में रखवाएगा। और इसकी बात किस आर्टिकल में की गई है? तो अनुच्छेद 338 का जो सब आर्टिकल बी है उसमें 7 जो है उसके तहत इसको क्या अधिकार है? हमारे राष्ट्रपति जी को ये है कि वो अगर किसी राज्य से संबंधित मामला है तो वो संबंधित राज्य के राज्यपाल को दे और राज्यपाल फिर उसे संबंधित राज्य के विधानमंडल में रखवाएंगे। अब आयोग की अगर शक्तियों की बात करें कि आयोग की शक्तियां क्या हैं, आयोग किन शक्तियों के तहत काम कर रहा है, आयोग के पास कैसी शक्तियां हैं, तो हम देखते हैं कि आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्ति है। वो किस आर्टिकल के तहत? 338 का जो सब आर्टिकल बी है उसका जो 8 है उसमें ये कहा गया है कि इसको सिविल न्यायालय की शक्ति प्राप्त होगी। अनुच्छेद 338 बी का सब आर्टिकल 4 कहता है कि कार्य विधि विनियमित करने की स्वयं की शक्ति आयोग को होगी और वो किस आर्टिकल के तहत होगी? तो आर्टिकल नंबर 338 का सब आर्टिकल बी का जो 4 है उसमें ऐसी बात की गई है। अनुच्छेद 338 सब आर्टिकल बी का 9 कहता है कि नीतिगत मामलों में आयोग से सलाह अनिवार्य होगी। किसी भी प्रकार का अगर नीतिगत मामला है, ओबीसी वर्ग से जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित है, तो आयोग का क्या होगा? नीतिगत मामलों में आयोग से आपको सलाह लेनी ही पड़ेगी। आयोग के बिना सलाह के कोई भी ऐसे विषय पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता जो किसको प्रभावित करे? ओबीसी वर्ग को प्रभावित करने वाला हो।
आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संवैधानिक उपबंध क्या है। अगर हमने पढ़ा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार इसको देखें। इसमें शॉर्ट में आपको सारी चीजें इसमें बताई गई हैं और इसमें किया क्या गया है कि जो भी अनुच्छेद हैं पिछड़ा वर्ग आयोग से, उनको सबको क्या किया गया है, इस चार्ट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई है। आइए देखते हैं। अनुच्छेद 338 का जो बी है, जो खा है, उसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात की गई है और जो 338 बी का सब आर्टिकल 1 है, उसमें गठन की बात की गई है और हमने देखा कि गठन इसका कैसे हुआ। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम जो आया 1993 में, उसी के तहत इसका गठन हुआ। अब हम देखें अनुच्छेद 338 का जो बी है, उसका सब आर्टिकल 2, उसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 3 अन्य सदस्यों की बात की गई है। इसमें अगर हम सेवा शर्तों की बात करें, सेवा शर्तें देखें, तो अनुच्छेद 338 खा का जो सब आर्टिकल 3 है, उसमें नियुक्ति की बात कर रहा है राष्ट्रपति जी और सेवा शर्तों के बारे में भी राष्ट्रपति जी ही निर्धारित करते हैं। अगर हम इसके प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति देखें कि किस आर्टिकल के तहत ऐसी शक्ति इनको प्राप्त है, तो वो है अनुच्छेद 338 बी का सब आर्टिकल 7। ऐसे ही अनुच्छेद 338 बी का सब आर्टिकल 5 इनके कार्य के बारे में बात करता है और कार्य के बारे में हमने अभी विस्तार से चर्चा करी है। अब हम देखते हैं अनुच्छेद 338 खा का जो सब आर्टिकल 5 है, उसका जो घा है, उसमें कहा गया है कि रिपोर्ट जो है, ये वार्षिक रिपोर्ट आयोग वार्षिक प्रतिवेदन अपना राष्ट्रपति जी को देगा, राष्ट्रपति जी को सौंपेगा। अनुच्छेद 338 खा का सब आर्टिकल 6 है कि रिपोर्ट अगर किसी राष्ट्रपति को तो ये सौंपेगा और राष्ट्रपति जी उसे कहाँ रखवाएंगे, संसद सदन में रखवाने का काम करेंगे। अगर रिपोर्ट राज्य के विधानमंडल से संबंधित है, तो अनुच्छेद 338 का जो बी है, उसका सब आर्टिकल 7 है, उसके तहत संबंधित राज्य के विधानमंडल में कौन रखवाएगा, राज्यपाल को राष्ट्रपति जी देंगे और राज्यपाल वहां उसको रखवाएंगे। अनुच्छेद 338 बी का सब आर्टिकल 8 कहता है कि सिविल न्यायालय की शक्ति होगी। आयोग जब कोई कार्य कर रहा होगा, आयोग जब कोई भी जांच कर रहा होगा, तो उसके पास किसी शक्ति होगी, तो उसके पास सिविल न्यायालय की शक्ति होगी। और सिविल न्यायालय की शक्ति से आशय आप जानते हैं कि ये किसी भी भारत के किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकते हैं, जो उसने शपथ ली है उसके लिए वो साक्ष्य पेश करने का काम कर सकता है। और इन तमाम किसी भी सरकारी कार्यालय हो या कोई भी अन्य संस्थान हो, वहाँ से दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अपेक्षा भी आयोग कर सकता है, अपने पास मंगवा सकता है, मंगवाने के लिए कह सकता है, आदेश कर सकता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 338 बी का सब आर्टिकल 9 है, वो कहता है केंद्र व राज्य विधि बनाते समय परामर्श करेंगे। अगर ओबीसी वर्ग से संबंधित कोई विधि बनाई जा रही है, तो उसके लिए क्या करेंगे, चर्चा करेंगे आयोग से। वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर भगवान लाल साहिनी जी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और ये कब नियुक्त किए गए, तो ये 2016 में नियुक्त किए गए थे और लगातार अभी वर्तमान में हैं। अगर हम इनके प्रथम अध्यक्ष की बात करें कि इनके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति आर्यन प्रसाद। और ये कब बने, जब गठित हुआ आयोग 1993 से 1996 तक का इनका कार्यकाल रहा है, हमारे न्यायमूर्ति आर्यन प्रसाद जी का, जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, मध्य प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कैसे हुआ। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में हम बात करें, तो देखते हैं कि भारत के जो उच्चतम न्यायालय द्वारा 1990 में इंदिरा साहनी तथा अन्य के विरुद्ध जो भारत संघ का मामला था, उसी के तहत क्या हुआ, हमारे पिछड़ा वर्ग आयोग मध्य प्रदेश में जो है, उसके गठन की भूमिका बनी। जब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के टॉपिक के बारे में, उस समय विस्तार से हम चर्चा करेंगे इंदिरा साहनी का मामला क्या रहा है, इंदिरा साहनी मामले से क्या निर्णय हुए, इन सब के बारे में, इंदिरा साहनी मामले के बारे में हम विस्तार से वहाँ चर्चा करेंगे। यहाँ आप ये समझें कि जो इंदिरा साहनी का मामला था 1993 में, इसी के तहत मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, 13 मार्च 1993 में। उसके बाद अगर हम इसके कुछ फैक्ट्स के बारे में देखें, तो अधिसूचना इसकी जारी हुई 15 मार्च 1993। राज्यपाल की इनकी
अनुमति कब मिली? 24 मई 1995 में। और अगर हम वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो गौरी शंकर बिसेन जी जो इसके हैं वर्तमान में अध्यक्ष हैं हमारे मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के। साथियों, अब हम देख लेते हैं थोड़ा एक और फैक्ट रोहिणी आयोग के बारे में। रोहिणी आयोग के बारे में हम पढ़ लेते हैं। रोहिणी आयोग क्या है? तो रोहिणी आयोग जो गठित हुआ वो 2017 में गठित हुआ। 2017 में गठित हुआ ये रोहिणी आयोग। ये पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित ही एक आयोग है। मैं इसके बारे में इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि फला आयोग किससे संबंधित है। तो रोहिणी आयोग संबंधित है पिछड़ा वर्ग आयोग से और ये इसका गठन कब हुआ? तो अक्टूबर 2017 के आसपास इसका गठन हुआ और इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अंतर्गत हुआ। इसमें एक मामला क्या था? इसमें यह है कि अभी जो ओबीसी वर्ग है उसमें लगभग 5000 ऐसी जातियां हैं जो विषम जातियां हैं, उनको व्यवस्थित करने का काम रोहिणी आयोग को दिया गया और इसका कार्यकाल भी वर्तमान में बढ़ाकर 2021 के आसपास तक कर दिया गया था। हो सकता है और बढ़ा दिया गया हो, उसके बारे में आप देख लीजिएगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये जो जनजातियां हैं जनजातियां कह रहे हैं, जो पिछड़ा वर्ग आयोग की जातियां हैं उनमें जो विसंगति है उनको ठीक करना, जिसके आधार पर क्या किया जा सके, इनको पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित जातियों को चाहे शिक्षा में आरक्षण की बात हो चाहे नौकरी में आरक्षण की बात हो वो सुनिश्चित किया जा सके, वो इनको दिलाया जा सके, इनके बारे में बात की गई है रोहिणी आयोग में। तो साथियों, आज हमने पढ़ा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके बाद हमने मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में चर्चा करी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पिछड़ा वर्ग आयोग है जो हमने अभी क्लास में पढ़ा वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपके एग्जाम में इससे आपको मदद मिलेगी। साथियों, अब हम इसकी जो अगली क्लास होगी, जो इसके आगे की क्लास होगी, हम उसमें इसी के एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे कि ओबीसी वर्ग को लेकर के कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, आप जुड़े रहें कंपटीशन कम्युनिटी के टीम के साथ। और हाँ, एक चीज़ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आपकी सूचना के लिए बता दें, जब भी हम क्लास पढ़ते हैं उसमें बच्चों के फिर क्वेश्चन आते हैं, हमारे साथियों के प्रश्न आते हैं कि सर जो आप ये एमपीपीएससी का क्रैश कोर्स लेकर आए हैं कंपटीशन कम्युनिटी टीम के साथ, तो क्या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? तो जी हाँ साथियों, ये पूरी तरह से जो एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है ये पूरी तरह से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। और एग्जाम के पहले पहले हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो मध्य प्रदेश एमपीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसको पूरा का पूरा कवर करें। तो आप जुड़े रहें कंपटीशन कम्युनिटी के टीम के साथ। और इस समय तो जो ये हमारी क्लासेस वो यूट्यूब में चल रही हैं, तो आप वहाँ जाएं और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। जो भी टॉपिक आपको लग रहे हैं कि कमज़ोर हैं उनको आप अपने वीडियो के थ्रू, अपनी क्लास के थ्रू कवर कर सकते हैं। आप हमसे जुड़े रहें, कंपटीशन कम्युनिटी की टीम के साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में एमसीक्यू सेशन के साथ, और जिसमें हम चर्चा करेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग के एमसीक्यू के बारे में। आप जुड़े रहें कंपटीशन कम्युनिटी की टीम के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।